अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों और मेरी बहनें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पास होने के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2019 में, ये कानून के ताल्लुक से बहुत बातें हुई है और सब कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। मैं अपनी बात वहां से शुरू करूंगा जो सवालात उठाए जाते हैं। जो सवालात आज इस ताल्लुक से बात कही जा रही है, जो शुबा उठाया जा रहा है और जो बात कही जा रही है, मैं वो बातों के ताल्लुक से फोकस करूंगा, आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि इस कानून का कोई ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। इसका कोई ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। आपकी नागरिकता ली नहीं जाएगी। वो 3 मुल्क के 6 धर्म के मानने वालों को नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता ली नहीं जाएगी। यही बात कही जा रही है, हुकूमत की तरफ से यही बात आ रही है। अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर यही बात पहुंचाई जा रही है कि किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही है, दी जा रही है। बाज लोग थोड़ा और आगे बढ़कर ये कहते हैं कि थोड़ा दिल बड़ा करो, उनको लो, उनकी हालात कैसे हैं, उनकी कितनी मुश्किलें हैं, उनके लिए थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए, इतना तंग नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें कही जा रही है। ये आज मैं पहला सवाल ले रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनें, सही बात तो ये है, ये पूरा के पूरा प्रोपेगेंडा फेक है, ये झूठ है और ये कानून का पूरा पूरा ताल्लुक मुसलमानों से है। कैसे है, मैं आपको बहुत सिंपल और लीगल टर्म्स के साथ बताऊंगा, लीगल तौर पे, कानूनी दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ। इंडिया के अंदर 1955 का एक नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप एक्ट। वो कानून के अंदर 5 तरीके दिए हुए कि किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर कोई बाहर वाला शख्स, विदेशी, फॉरेनर, उसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो तरीका क्या है दिया हुआ? तरीका नेचुरलाइजेशन का होता है। उसके अंदर 11 साल तक अगर वो इंडिया में रहा है तो वो क्वालिफाई हो जाता है कि अभी एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन 11 साल कैसे, ये बहुत अहम बात है। 11 साल लीगल रेजिडेंट के तौर पर, मतलब लीगल रेजिडेंट यानी कि उसके पास वीजा होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म वीजा, या उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कागज कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर इलीगल इमिग्रेंट है, अवैध शरणार्थी है, ऐसे घुस के आ गया, तो फिर 50 साल रहा तो भी नहीं मिलेगी उसे नागरिकता। अगर पेपर्स है उसके पास, कानून है, कागजात है, तो 11 साल रहा है, एप्लीकेशन कर सकता है, एप्लीकेशन करके उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये कानून कब से है? 1955 का कानून है। अभी चंद दिन पहले निर्मला सीतारमण ने अपने डिफेंस में कहा कि, जिसमें वो बता रही थी कि सीएए का कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी से, उसमें बात में, पेपर्स में बात आई है, बस चंद दिन पहले की बात है, आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह की रिपोर्ट्स मौजूद है। उसमें क्या कहा कि पुराने कानून के तहत कई लोगों को नागरिकता मिली, सिर्फ तमिल, अब तक 4 लाख से ज्यादा तमिल लोगों को, जो श्रीलंका से भाग के आए हुए थे तमिल, वैसे रेफ्यूजीज को 4 लाख से ज्यादा को इंडिया की नागरिकता मिली। मतलब पहले से कानून था मिलने का, वो सारे 3 मुल्कों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सबके लिए भी था। जब 4 लाख तमिल को मिल सकती है तो इनको भी तो यकीनन मिल सकती है, और मिली है। दूसरी बात, कई लोगों को यह बात नहीं पता है, ये मैंने होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लॉन्ग टर्म वीजा का ये पेपर गाइडलाइंस प्रिंट किया। लॉन्ग टर्म वीजा यानी अगर किसी को इंडिया में आके रहना है, बाहर वाले को, अब एक होता है शॉर्ट टर्म एजुकेशनल वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा, तो जाहिर सी बात है वो 11 साल वाली बात हो रही थी ना, तो लॉन्ग टर्म वीजा चाहिए, चंद दिन की वीजा में नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म वीजा के इसके अंदर जो गाइडलाइंस है, जो 2015 में पास हुई, और यानी ये जो चीजें चेंज हुई 2015 में और चेंजेस आए 2018 में, करंट मैंने बस अभी ये 3-4 दिन पहले ही प्रिंट आउट लिया है। ये प्रिंट आउट में वाज़े तौर पे दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म वीजा 6 मजहब वालों को, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, और पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, ये 3 मुल्क के 6 मजहब वालों को, उनके पास कुछ भी पेपर्स नहीं है तो भी उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा दे दी जाएगी। यहां पे लास्ट में एफिडेविट दिया हुआ है। एफिडेविट के अंदर ये दिया हुआ है कि मैं अफगानिस्तान से हूं, आई एम एन अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी नेशनल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ दीज कंट्रीज, दैट इज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ईसाई। ये कब पास हुआ? 2015 में।
2018 में और जाके कानून उसमें स्ट्रिक्ट हुआ, आसान हुआ। मतलब क्या, पहले से 1955 के कानून के तहत नागरिकता मिल सकती थी, जैसे तमिल 4 लाख लोगों को मिली, लाखों को मिल सकती थी, और आसानी की गई 2015 में। मुसलमानों ने जाके 2015 में कोई प्रोटेस्ट किया? कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे दीन में हमें यह सिखाया गया, सही मुस्लिम की हदीस है, 2 आदमी का भी खाना है तो 4 आदमी के लिए काफी है। भाई किसी को तकलीफ है, अगर वो आना चाहते हैं तो हमारे लिए ये नहीं सिखाया गया कि नहीं आओ, हमें यही सिखाया गया कि हमारी भी इकॉनमी खराब हालत में तो भी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ होगा, हम किसी की मदद करें। हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो जो हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि आप लोग क्यों तंग हो रहे हो, क्यों इसमें उन्हें आने नहीं दे रहे हो, हम किसी को रोके नहीं, और अगर रोकना होता तो 2015 में भी प्रोटेस्ट किए होते। अब बात समझें कि पहले से 1955 के कानून में प्रोविजन था, और जाकर लॉन्ग टर्म वीजा की आसानी जब की गई तो और आसानी हो गई। यहां तक का कि इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि अगर सामने वाले के पास पासपोर्ट भी नहीं है तो भी उसे लॉन्ग टर्म वीजा मिल सकती है। तो कुछ ज्यादा ही प्रोविजन था, मतलब पासपोर्ट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी उसे लॉन्ग टर्म वीजा मिल सकती है। लेकिन अब आगे की बात सुनिए, ये बार जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, इसके अंदर 11 साल को 6 साल कर दिया गया। लेकिन एक और चीज फर्क की गई। क्या फर्क किया गया? यह कहा गया, और यह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ, इसके अंदर सेक्शन 2 में आखिर के अंदर क्या दिया गया है, यह अल्फाज है कि जो एप्लीकेशन आती है शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलीगल इमिग्रेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या? मतलब कि वो वीजा के साथ है इंडिया में या बगैर वीजा के है इंडिया में। अवैध शरणार्थी का बारे में जो बताया ना, इलीगल इमिग्रेंट, 50 साल भी रहा तो वीजा नहीं मिलेगी। मतलब वो लीगल है, इलीगल है, उसे इलीगल नहीं समझा जाएगा, उसे इलीगल नहीं समझा जाएगा। ये तो बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया गया, बहुत बड़ा दरवाजा। और आपको पता है किसके लिए खोला गया है? ये दरवाजा वो 3 मुल्क की माइनॉरिटीज के लिए नहीं खोला गया, किसी और के लिए खोला गया है। ये अंदर वालों के लिए खोला गया है। मैं आपको प्रूफ देता हूं उसका। असम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों का नाम फाइनल एनआरसी लिस्ट में नहीं था। ऐसी लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर अलग अलग जो कम्युनिटीज का नाम जो गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट ने रिलीज किया एनआरसी के बारे में, तो पता है चला, पेपर्स में रिपोर्ट आ चुकी है कि तकरीबन 14 लाख गैर मुसलमान है उसमें। 5 लाख के करीब मुस्लिम्स है, तकरीबन 14 लाख गैर मुस्लिम। अब ये गैर मुसलमान जो 14 लाख है, उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है क्या? अरे ये इंडिया के लोग थे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स के तौर पे साबित नहीं कर पाए, तो साबित नहीं कर पाए तो इसलिए उनका नाम एनआरसी में नहीं आया। तो साबित नहीं कर पाए, उनका नाम नहीं आया, उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा कहां से आएगी? उनको नागरिकता कैसे मिलती? इसीलिए ये चीज कही गई, वीजा है नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भी नागरिकता दे दी जाएगी। बस ये साबित करो कि 2014 से पहले तुम थे, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले तुम आ गए थे, तो फिर तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। ये इतना बड़ा दरवाजा बाहर वालों के लिए नहीं खोला गया है, ये अंदर वालों के लिए खोला गया है। और जब एनआरसी को साथ में जोड़ते हैं, सीएए के साथ में, और गवर्नमेंट ने तो कहा है, ये दावे के साथ कहा है, क्या कहा है कि एनआरसी होकर रहेगा, वो भी 2024 के इलेक्शन से पहले होकर रहेगा, 2024 के इलेक्शन से पहले होकर रहेगा, ये बात दावा किया हुआ है। इन दिनों में जब ये बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे तो क्या कहा गया? कहा कि हमारी कुछ भी एनआरसी के ताल्लुक से बात नहीं हुई है। बात तो बहुत हुई है, सबको पता है, ये बात तो ओपन है। लेकिन अभी भी वो ये नहीं कह रहे एनआरसी नहीं होगा, वो ये कह रहे हम बात नहीं कर रहे एनआरसी के बारे में, ये नहीं कह रहे नहीं होगा, हम अभी बात नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात अभी बात भी करेंगे नहीं, थोड़े दिनों बाद बात करेंगे। तो यहां क्या मामला है? एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि ये एक रास्ता किसके लिए है? ये 6 मजहब वाले जो इंडिया के लोगों के लिए है। ये कानून सीएए इंडिया के लोगों के लिए है और इंडिया के मुसलमानों के लिए नहीं है। मतलब इंडिया के जो लोग एनआरसी की छलनी में छन करके बच जाएंगे, वो लोगों के लिए सीएए का एक रास्ता रखा गया है जिसमें मुसलमानों के लिए नहीं है। तो कैसे ताल्लुक नहीं है मुसलमानों से? बिल्कुल ताल्लुक है मुसलमानों से। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। इसका पहला प्रूफ क्या बताया? 1955 के कानून में प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म वीजा के जो आया है उसके अंदर है। और तीसरी बात क्या है कि आप ये भी बात पे गौर करिए, अगर वो मुल्क के लोगों के लिए होता तो ये 2014 की लिमिट क्यों लगाई गई है? क्या उसके बाद जुल्म होना बंद हो गया? अभी भी होता, 5 साल 6 साल की लिमिट लगी हुई होती। उन्होंने 6 साल की लिमिट नहीं लगाए, उन्होंने कहा 2014 से पहले के जो लोग हैं उन्हें मिलेगा, वो बहुत चंद होंगे। मतलब अभी अगर कोई बांग्लादेशी का है, बांग्लादेशी हिंदू का है कि चलो इंडिया ने रास्ता खोल दिया मेरे लिए, चलो चलो, तो उसको नहीं मिलेगी। मतलब उनके लिए नहीं है, क्लियरली, ये तो बहुत वाज़ेह बात है।
और कितने ताज्जुब की बात है, एक ही बात कितनी बार बोली जा रही है जबकि इतनी क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब ये प्रूफ के साथ क्लियर है, कोई इसको रिफ्यूट नहीं कर सकता है। अब आइए दूसरे सवाल पे आते। मुसलमानों में बाज लोग हैं बोले नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर आम इंडिया के लोगों के लिए 1987 का साल दिया हुआ, 87, कि अगर आपके पास आपकी पैदाइश 87 से पहले हुई है तो आपकी खुद की बर्थ सर्टिफिकेट या 14 डॉक्यूमेंट जो दिए हुए थे असम एनआरसी में, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इंडिया के सिटीजन हो 1987 से पहले। और 87 के बाद पैदा हुए तो दोनों मां बाप में से कोई एक भी है तो भी हो जाएगा। 2004 के बाद पैदा हुए तो मां बाप दोनों में से दोनों हो या कम से कम कोई एक इलीगल ना हो तो बच्चे को मिल जाएगा। मतलब बोले इतना मुश्किल कहां, 87 है। लेकिन उन्हें यह बात का एहसास नहीं है। एहसास नहीं है, क्या एहसास नहीं है मालूम है? जो लोग ये तरह की बातें बोलते हैं ना, इतना मुश्किल नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कम्युनिटी को भी धोखा दे रहे हैं, या उनको पता नहीं क्या मामला है। खुद आप देखिए, असम के बीजेपी लीडर है हेमंत बिस्वा, जो एनआरसी के मामले में बिल्कुल आगे आगे, समझ लीजिए अमित शाह के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है। उनका स्टेटमेंट पेपर में आ चुका है। उन्होंने कहा कि असम के लिए 1971 और बाकी इंडिया के लिए 87, ऐसे फर्क क्यों? एक ही कानून होना चाहिए पूरे इंडिया के लिए। यह बात तो आनी ही थी। क्यों? क्योंकि असम के लिए 1971 की तारीख है, बाकी इंडिया के लिए 87 है। अभी क्या कहा है वो? बोले बाकी इंडिया का 87 क्यों, 1971 सबके लिए होना चाहिए, अलग अलग क्यों, एक ही कंट्री में दो दो कानून। ये बात तो आनी थी, आज नहीं तो कल, ऑलरेडी आ गई। हाँ, पेपर में स्टेटमेंट मौजूद है। और वो मजीद क्या कहा 71 भी क्यों, 65 होना चाहिए, 1965 होना चाहिए। मतलब क्या, आदमी बैठा है इत्मीनान से, 87 से पहले के पेपर्स है मेरे पास। अभी फिर दौड़ दौड़ के फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे तो पता चला फिनिशिंग लाइन आगे बढ़ा दी गई, और वो लाइन तक पहुंचे पता चला और आगे बढ़ा दी गई। मतलब आज की तारीख के हिसाब से एनआरसी होगा तो बहुत सारे लोगों का नाम उसमें होगा और बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, स्पेलिंग मिसमैच वगैरह आपने केसेस तो सुना ही है। लेकिन आप खुद सोचो कि जो लोग इस तरह से बैठे हैं वो लोगों को क्या एहसास नहीं है कि हम कैसे ऐसे सबदिल होकर सोच सकते हैं कि भाई थोड़े लोगों का जा रहे हैं तो जाने दो उनको। कैसे ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि जैसे पूरे मुसलमान, जो गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान है पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से कम, तो ये 20 करोड़ में से कम भी गिनो तो 3 करोड़ का नाम नहीं आने वाला है। अब 3 करोड़ लोगों को जाने दो, 17 करोड़ तो बच जाएंगे, 3 करोड़ को जाने दो। ऐसे कैसे सोच सकते हैं? क्या सही बुखारी की हदीस नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मोमिनों की मिसाल तो का जसदिन वाहिद, एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा तकलीफ में है तो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। हम लोग 3 करोड़ लोगों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं जाने दो उनको डिटेंशन सेंटर? और मालूम है डिटेंशन सेंटर का क्या मामला है? जेल के कैदी होते हैं ना, वो नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके हुकूक होते हैं। जो डिटेंशन सेंटर में होते हैं वो लोग कौन होते हैं? इलीगल इमिग्रेंट होते हैं। वो, उनकी कोई कंट्री नहीं होती, वो नेशनलेस होते हैं। उनके ऊपर क्या लिमिट है जुल्म की? कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो कोई कंट्री के ही नागरिक नहीं है, कोई भी कंट्री के नहीं। इंडिया ने कहा हमारे नहीं है। परसों की बात है, आपने देखा, या कल की बात है, शायद कल की है, परसों की पेपर्स में क्या आया था? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का इंडिया में एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है। 65 की जब जंग हुई थी 1965 की, वो टाइम पे तकरीबन 8000 ऐसी प्रॉपर्टी जब्त की गई थी जो उस वक्त पे कहा गया था ये पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी इंडिया में। ऐसे पाकिस्तानी जो इंडिया में रहते थे, जो इंडिया को छोड़ के भाग गए पाकिस्तान, वो है पाकिस्तानी, उनकी प्रॉपर्टी हमने जब्त की 8000 प्रॉपर्टीज। उसका मामला पेंडिंग पड़ा था इतने साल से। और आपको पता है हुकूमत को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल। इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, वो तो बिल्कुल ऐसे स्टेज पर इकोनॉमी चल रही है कि किसी भी वक्त बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ हो जाएगा, बहुत बड़ी बर्बादी किसी भी वक्त आ जाएगी, ऐसे इकोनॉमी का हाल चल रहा है। तो वो लोगों ने कल के पेपर या परसों के पेपर में आया था, जिसने पढ़ा हो बता दे, कि 1 लाख करोड़ की एनिमी प्रॉपर्टी जो पड़ी थी उसे अभी ऑक्शन किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। बात समझने की क्या है, ये पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है, 1965 के पाकिस्तानी। लेकिन गौर से सुनिए कि अगर एनआरसी प्रोसेस अच्छी तरह से किया गया और कम से कम 3 करोड़ लोग तो निकलेंगे मुसलमानों में, जिनके लिए कोई एंट्री रूट सीए वाली नहीं है, और उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? एनिमी प्रॉपर्टी का एक कानून है कि दुश्मन की प्रॉपर्टी है, उसे हम नीलाम करके पैसे ले सकते हैं। ये इंडियन नहीं थे। हालांकि 1965 के ताशकेंत एग्रीमेंट के अंदर
इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने अग्री किया था कि हमारे जो नेशनल्स की प्रॉपर्टी रह गई वो चीज कोई भी खाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी नहीं तुम कैसे खा सकते हो भाई, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं तुम कैसे खा सकते हो। अब इंडिया ने एक दावा किया है कि पाकिस्तान ने बेच दिया इंडियंस की प्रॉपर्टी वहां पर, और इंडिया ने कहा कि अभी हम बेच रहे हैं वहां की, और ये सब चीजें हैं। और यहां तक कि अभी अमेंडमेंट उसका भी पास हुआ था 2016-17 में। क्या अमेंडमेंट पास हुआ था कि जो ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी वो लोग कोर्ट में भी नहीं जा सकते बोलने के लिए, कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते, पास हुआ था। मतलब उनकी नेशनलिटी ले ली जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, क्लियर प्रूफ मौजूद है। हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और पता है आपको, आज वो जाएंगे, अगले स्टेप में कौन क्या होगा, स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू ड्राइवर तो है वहां पर, कानून तो पास हो गया, कानून पास हुआ तब आप लोग सोए हुए थे। अगर हम लोग कुछ नहीं करें आज, और पता है आपको हकीकत ये है कि जो लोग कर रहे हैं ना बहुत थोड़े हैं, और जो लोग बाकी लोग हैं ना इसी उम्मीद में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। हकीकत क्या है मेरे भाइयों, हकीकत से आंखें ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं भाई, सामने सामने दिख रहा है। मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर शेर कहीं पर आ रहा है तो नॉर्मली क्या करेंगे, लोग भाग जाएंगे, बोले शेर आए भागो। लेकिन अगर हम भाग जाएं और छोटे छोटे बच्चे वहां हैं और शेर आके बच्चे को खा जाएगा, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें, जो चीज हो लेके सामना करें। कि भाग जाएंगे हम तो भाग जाएंगे, बच्चों को खा जाएगा शेर। तो यहां पे हमारे गरीब जो तबका है, खास तौर से गरीब तबका, इलिटरेट तबका, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही नहीं होते, वो 87 का कैसे साबित करेंगे, फिर 71 हो गया तो वो कैसे साबित करेंगे, और 65 हो गया तो वो साबित कैसे करेंगे। तो यहां ये चीज सोचना नहीं चाहिए कि ये चीज के अंदर बाकी लोग इत्मीनान से नहीं रह सकते, और ये आसान मामला भी नहीं है, ये इजी चीज नहीं है। और ये सोचना बंद करो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। बाज लोग कहते हैं नहीं नहीं इतनी फिक्र मत करो, करो फिक्र। मैं बोलता हूं बहुत फिक्र नहीं करो वाले लोग होते हैं ना, सब लोग फिक्र के बगैर है। हाँ, फिक्र को डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाना चाहिए कि कोई है जिसको हार्ट अटैक आ गया, वैसा नहीं होना चाहिए। वो फिक्र के बाद पॉजिटिव एक्शन करना चाहिए। मतलब ये बात याद रखनी है कि अल्लाह कादिर है, अल्लाह की मर्जी होती है तो अल्लाह मुश्किल में भी रास्ता निकालने पर कादिर है। परेशानियां में आदमी घिरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अल्लाह के लिए रास्ते है, हमारे लिए रास्ते नहीं दिख रहे हो। अल्लाह को 5 साल नहीं रुकना है कोई हुकूमत बदलने के लिए। वो फत्ताह है, फत्ताह, रास्ते खोलने वाला है। वो खोलना चाहे तो कहां से रास्ता खोल देगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम है दरिया के सामने, पीछे से फिरौन की फौज आ रही है, समंदर के सामने, और फिरौन फौज आ रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, समंदर है सामने, और अल्लाह ने उसी समंदर में रास्ता निकाला। एक लाठी मारी उन्होंने, कितनी छोटी सी चीज, और कितनी बड़ी चीज हो गई उस छोटी सी जरिए से। तो छोटे से जरिए से भी अल्लाह बड़ा रास्ता खोलने पर कादिर है। लेकिन हमें जायज दायरे में रहकर करना है, हमें खुद जो उसूल है वो उसूल के दायरे में रहकर करना है, सच्चाई के साथ करना है, इंसाफ के लिए करना है। तो हम ये देखते हैं कि करना है कुछ, इसमें बहुत जरूरी है फिक्र ना करो। ये कहना बिल्कुल गलत बात है, फिक्र करो लेकिन पॉजिटिव फिक्र करो। ये बात याद रखना है कि अल्लाह ताला की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं होती। और कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 120 में एक बहुत प्यारा सा वादा किया है, वइन तस्बिरू, अगर तुम लोग सब्र करो, वो तत्तकू, तकवा इख्तियार करो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मतलब तुम लोग सब्र पे कायम रहना और तकवे पे कायम रहना। तकवे पे कायम रहने का मतलब क्या है कि परहेजगारी पे कायम रहना, और परहेजगारी के तकाजों में से ये तकाजा है ऊंट को बांधो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा, ऊंट को बांधो, आकिल हा व तवक्कल, भरोसा अल्लाह पे करो, ऊंट को लेकिन बांधो। मतलब हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं, अल्लाह पे भरोसा है मेरा। अरे इस्लाम ने क्या ये सिखाया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया तदावा, दवा लो, तुम लोग बीमारी हो तो दवा लो, ये हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दवा लो। फ़इन्नल्लाह लम यदा दान इल्ला वदा लहु शिफान, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं बनाई लेकिन साथ में उसके लिए शिफा भी बनाई। मतलब क्या सिखाया गया मेरे भाइयों मेरी बहनें, कि हमें सही एक्शन लेना चाहिए, ये तकवे का तकाजा है। वो इन तस्बिरो, तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी चालें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वादा है अल्लाह का। और यहां तक अल्लाह ने वादा किया है सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 43 में, दरमियान के हिस्से में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि वला यहिकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहलिही, बुरी चालों में चाल चलने वाले ही फंस जाते हैं। जो लोग चाल चलते हैं ना बुरी बुरी चालें, वो लोग ही फंस जाते हैं। ये होगा, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया कि इन्ना कैद शैतानी काना दईफा, कि शैतान की चालें कमजोर है। शैतान की चालें कमजोर होती है, बहुत पावरफुल नहीं होती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हक जब आ जाता है ना, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है। हक आना तो चाहिए, हक बैठा रहेगा कुछ नहीं करेगा तो नहीं होने वाला है, ये करना पड़ेगा, इसके अंदर वक्त है ऐसा। हम लोग अभी कुछ नहीं करें तो फिर याद रखो, जो लोग आज कोशिश कर रहे हैं ना, आज ये लोग एक बार घर पे चले गए ना और सब प्रोटेस्ट बंद हो गए, सब ठंडा हो गया ना मामला,
कहते हैं ना टेम्पो मेंटेन करने में मामला थोड़े दिनों बाद ठंडा होता है, सब मामला खत्म हो गया ना, तो फिर जब पानी यहां तक आएगा ना तो तभी फिर से क्या उठ जाएगा मूवमेंट, फिर से क्या इतनी हरकत आ जाएगी। अरे आपको पता है जो औरतें शाहीन बाग वगैरह में अपने घर के चैन आराम को छोड़कर ठंडी में, इतनी ठंडी में बाहर वहां जो बैठी हुई है प्रोटेस्ट करने, कंट्री के कानून के तहत है कि कानून ने हमें इजाजत दी है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमूना इंदा शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों पे कायम होते हैं। जो शर्त है ना, हमने जो शर्तों को माना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमें हक दिया गया हम प्रोटेस्ट करें, वो यहां का जायज दायरा है। ये दायरे के तहत कोई कर रहा है तो वो लोग कितनी कुर्बानी दे रही हैं और किसके लिए दे रही हैं, उनके खुद के लिए सिर्फ या पूरे कौम के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए, जैसे कि मैं अभी साबित करूंगा। तो हम देखते हैं कि ये मिसालें कहां है, कितनी है, और अगर सफिशिएंट नंबर हो जाए ना उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। देखो याद रखो, अल्लाह ताला के लिए कहां से रास्ता है वो हमें नहीं पता, हमें जायज दायरे में रहकर सारे के सारे दवाएं जैसे लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए सही ढंग से, कि भाई डॉक्टर ने कहा आप एंटीबायोटिक लो, डॉक्टर ने कहा ये लो, सही एक्सपर्ट एडवाइस है, तो इस सिचुएशन में क्या एक्सपर्ट एडवाइस, क्या क्या एडवाइस है, उस पर हमें सही तौर पे अमल करना चाहिए। तो ये हो गया मेरे दूसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल 100% ताल्लुक है। मतलब एक बात क्या है ना, हम उनसे कहते हैं कम से कम सामने सामने बोलो ना, क्या है ये, क्या है, सामने कुछ पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ है करना कुछ चाहते हैं, सामने कुछ बताना चाहते हैं, हम कहते हैं सामने तो बात करो ना जो है। तो फैक्ट ये ना, क्लियर कट सामने सामने बात ये है, इसका ताल्लुक मुसलमानों से है, क्लियर कट है, इसमें कोई शक नहीं, मैं डिबेट कर सकता हूं किसी से इस टॉपिक पर। सेकंड बात क्या है कि ये चीज के बारे में ऐसा नहीं कि आराम से बैठ सकते हैं, ये आराम से बैठने वाला टॉपिक है ही नहीं। होता है ना कुछ थोड़े थोड़े दिनों में कोई मुद्दा उठता है, ये कोई उठा हुआ मुद्दा है ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं ना अपनी जिंदगी में बस बिजी है, ये क्या है भाई, पानी यहां तक आएगा तभी जागेंगे, या पहले से एडवांस में, और बहुत एडवांस भी नहीं है, अभी हम लोग जनवरी में है, अप्रैल से एनपीआर शुरू हो रहा है, वो क्या है, क्लियर प्रूफ मौजूद है, एनआरसी है, वो एनआरसी का फर्स्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 2011 में सेंसस हुआ था, सेंसस के बाद का एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इंटरनेट पे मौजूद है, गवर्नमेंट ने बजट सैंक्शन किया था और वो सेंसस को, जनसंख्या को आधार कार्ड से कनेक्ट करवाया था। सारे के सारे कनेक्ट नहीं हुए थे। इंडिया की 135 करोड़ आबादी में से 123 करोड़ के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। वो टाइम पे एनपीआर में जो जनसंख्या की गई उसको जोड़ने की कोशिश की गई, काफी हद तक जुड़ गया, सबके सब नहीं जुड़ा। अब यहां पर और मजीद डिटेल्स लेंगे, जैसे जो लोग कह रहे हैं ना हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज मांग भी नहीं रहे, वो लोग कागज मांग भी नहीं रहे हैं, कागज दिखाने की बात ये स्टेज पे है ही नहीं। क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि जनसंख्या के तौर पर सारे लोगों को जब आएंगे, सिर्फ उन्होंने चंद सवाल बढ़ा दिए। क्या बढ़ाए कि भाई आपके फादर कहां के थे, उनकी पैदाइश की डेट क्या थी, वो एनआरसी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और वो चीज को आधार से लिंक कर रहे हैं। वो उससे क्या होगा, उनका कहना है उसके बेसिस पे एनआरसी की लिस्ट बन सकती है, फर्स्ट लिस्ट, और जो लोग डाउटफुल सिटीजन में आए सिर्फ उन्हें कहेंगे तुम आके बताओ, सब मत बताओ, सिर्फ आप आओ अपने पेपर्स बताओ, सिर्फ आप आओ अपने पेपर्स बताओ। अब यहां बाकी लोग तो सेफ हैं, घर में आराम से हैं, और ये चंद लोग जाएंगे, ये लोग परेशान होंगे, बाकी लोग इत्मीनान से रहेंगे। तो वो लोग जाएंगे परेशान होकर, अपने डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्योंकि सबका नाम नहीं आया, पड़ोसी मेरे 50 पड़ोसी का नाम नहीं आया, हम लोग 5 का आ गया। तो यहां क्या है कि ये चीज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, यूनाइटेड में स्ट्रेंथ होती है, डिविजन हो जाएगा। तो एनपीआर अप्रैल से शुरू हो रहा है, अप्रैल से सितंबर में खत्म करने का टारगेट है। जो लोग क्या कह रहे हैं, आज कुछ लोग कैसे बैठे हैं, बोले नहीं बहुत टाइम लगेगा, असम में 10 साल लगा, पूरी कंट्री में करने में कितना टाइम लगेगा। डिजिटल जमाने में हम रहते हैं, इतना सारा आधार का डेटा जमा हो चुका है, डिजिटलाइज्ड है पूरी तरह से। आपको पता है ना, अंगूठा लगाते डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाता है। हाँ, आज जमाना चेंज हो गया है, उन्होंने भी सीखा कि असम में कितना वक्त क्यों लगा, कौन से मॉडल से होगा वो मॉडल, वो चेंज कर दिया उन्होंने एनपीआर का मॉडल लाए हैं। तो ये जो लोग इस खुशफहमी में है इतना टाइम लगेगा, उतने टाइम में तो कोई हुकूमत ही बदल जाएगी, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। मतलब अपने आप को, दिल को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बहुत से लोगों के पास है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इग्नोर की जाए, ये ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर इत्मीनान से घर में बैठो। अगर बैठ रहे हो ना, क्या बोलते हैं लोग, अगली पीढ़ी खतरे में है। अगली पीढ़ी तो खतरे में है ही, लेकिन सही बात क्या है, यही पीढ़ी खतरे में, यही पीढ़ी खतरे में। हाँ, अगली पीढ़ी तो है खतरे में, यही पीढ़ी खतरे में। तो हम अभी यहां तक ये जवाब देखने के बाद यहां से मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं। अब मैं बात करना चाहता हूं कि इंडिया के जो गैर मुसलमान हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथ में प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। 100 में से 50 लोग 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 100 में
जिन्हें ये बात समझ में आई कि ये चीज से बहुत बड़ी बर्बादी इंडिया में आएगी अगर ये चीज पूरी तरह से की जाए। और इसके अजायम, इसका पॉलिटिकल रोड मैप बहुत पहले से है। आरएसएस के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, पहले से मौजूद है। ओपन बात है, कोई सीक्रेट भी नहीं है। आजकल तो ओपन ही ओपन होते जा रहा है मामला, है ना। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे गैर मुसलमान हैं जो इसमें शरीक हैं हमारे साथ, लेकिन बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं जो इस चीज की अहमियत नहीं समझ रहे हैं कि ये उनके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं उनके सामने 8 वजह रखना चाहता हूं, शॉर्ट कि उनके लिए ये कानून जो पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्यों उनके लिए तबाही है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए तो है ही, नॉन मुस्लिम्स के लिए तबाही क्यों है। मैं कुछ 8 प्रूफ रखना चाहता हूं। पहला प्रूफ वो ये है, ये जो एक्ट पास हुआ इसके अंदर मैं सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में ये दिया हुआ है कि 6B इंसर्ट किया जाएगा पुरानी नागरिकता कानून में। 6B1 में पढ़ रहा हूं, बहुत ताज्जुब की बात है। और मुझे इस बात पे ताज्जुब है कि ये चीज पे अभी तक हल्ला क्यों नहीं हुआ है, ये चीज पे लोग उठे क्यों नहीं है, पूरे कंट्री के लोग। सुनिए क्या दिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय इट, या ऐसी कोई अथॉरिटी जो केंद्रीय सरकार ने तय की, इन दिस बिहाफ में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। जो केंद्रीय सरकार है, और ये बात क्या हो रही है, जो एप्लीकेशन करता है सीएए से नागरिकता पाने के लिए, कौन कर सकता है? मुस्लिम नहीं, 6 मजहब वाले, 3 कंट्री वाले, कहने के लिए, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं है। तो क्या है मामला, वो है इंडिया वाले 6 मजहब वाले लोग। मैं 3 कंट्री वाली बात कट करके सिर्फ बोलता हूं, 6 मजहब वाले लोग सीएए के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद उन्हें नागरिकता देने से पहले जो केंद्रीय सरकार उनके ऊपर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस लगा सकती है, कंडीशन, शरायत, ऐसी कंडीशंस लगा सकती है। सुनिए, नंबर 1, रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी पाबंदियां लगा सकती है, एंड मैनर, ऐसे तरीके से लगा सकती है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब की गई है। क्या कंडीशंस है, दी हुई नहीं है कि भाई क्या शर्तें लगेगी, क्या पाबंदियां लगेगी। इंडिया के बाकी लोगों पे कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप जहां चाहे जाओ, जहां खाओ, जो पियो, मतलब पाबंद, जो इंडिया के बाकी नागरिकों पे जो मामला है, इनका मामला वैसा नहीं होगा। इन पे कुछ स्पेशल कंडीशंस लगेंगी, स्पेशल पाबंदियां लगेगी, ऐसे तरीके से लगेगी जो बताया जाएगा। क्या है वो भी नहीं दिया है, तो लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्या कंडीशंस है। ये तो ऐसा है कि गले में पट्टा लगाकर दे दिया गया किसी के हाथ में। मतलब जो लोगों को नागरिकता मिलेगी तो वो विदाउट कंडीशंस नहीं होगी, अनकंडीशनल नहीं होगी, कंडीशनल होगी। क्या कंडीशंस है, किस टाइम पर क्या कंडीशन लगाई जाएगी, क्या पाबंदियां हैं, आगे जाके उन पे क्या पाबंदियां लगेगी। मतलब ये जो लोग हैं ना, ये सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। मुसलमानों को तो गिनो ही मत, वो तो बाहर करने की बात हो रही है। ये जो लोग हैं, जो 6 मजहब वाले, जो सीएए के जरिए आएंगे, और सोचने की बात है कि असम के अंदर जब 14 लाख निकले, पूरे इंडिया में होगा कम से कम 10 करोड़ निकलेंगे नॉन मुस्लिम्स। जब 10 करोड़ वो लोग निकलेंगे तो ऐसे 10 करोड़ कम से कम, और 71 कर दिया गया 20 करोड़, 51 कर दिया गया 30-40 करोड़, इतने लोग, उन पे पाबंदियां लग जाएगी, उन पे कंडीशंस लग जाएगी। तो ये हो गई पहली बात। मैंने कहा ना, मैं आपको 8 प्रूफ देना चाहता हूं। सेकंड प्रूफ, 6(2) पे आते हैं ना, तो दिया हुआ है कि उन्हें सिर्फ ये पाबंदियां नहीं, उन्हें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर नेचुरलाइजेशन के लिए जब तुम्हें चाहिए, सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस, रजिस्ट्रेशन से चाहिए तो सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस दी गई है, और नेचुरलाइजेशन से चाहिए तो 3rd शेड्यूल में शराइत दी हुई है। मतलब एक पेज भर के कंडीशंस है, उन्हें वो शर्तें भी पूरी करनी पड़ेगी। वो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, उसके अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। वो कहां पे? सेक्शन 5 में, 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 5 में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि उन्हें मे बी ग्रांटेड, उन्हें सिटीजनशिप मिल सकती है, मिलेगी ही नहीं है। मतलब मिल सकती है, मे बी गिवन यानी मे नॉट बी गिवन, यानी हो सकता है ना भी मिले। मतलब पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, उन्हें जो नागरिकता मिलेगी 6 मजहब वालों को, तो वो पाबंदियों के साथ होगी, शराइत के साथ होगी। नंबर 2, नागरिकता मिलेगी ही, इसकी गारंटी नहीं। नंबर 3, मिलेगी तो कितने टाइम बाद मिलेगी। भाई इंडिया में कोर्ट कचहरी के काम जो है ना, कितना टाइम लगते हैं वो तो हमको सबको मालूम है। एक वेबसाइट है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जिसमें हर डेली कंटिन्यूस कितने कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो लिस्ट नंबर आता है टोटल। तो उसके अंदर नंबर में 3 करोड़ 18 लाख केस इंडिया में पेंडिंग पड़े आज की तारीख में।
तो अगर मान लो उन्हें लेना है तो कितना टाइम लगेगा? कोई मिनिमम टाइम नहीं है। मतलब वो टाइम में जब उनकी नागरिकता उन्हें मिली नहीं है, मिलने की इम्कान है, मतलब पॉसिबिलिटी है, तो उस टाइम में क्या उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे? क्या नहीं होंगे? क्या उनके रिजर्वेशन होंगे? नहीं होंगे। क्या उनके पास प्रॉपर्टी खरीदने का राइट होगा? क्या राइट टू एजुकेशन होगा? राइट टू फ्री मूवमेंट होगा? क्या क्या चीजें उनकी असर होगी? तो हम देखते हैं ये सब चीजों में समझने वाली बात क्या है, अगर एनआरसी से वो बाहर हो गए तो वो सोचते अंदर आ जाएंगे, आने में कितने साल लगने वाले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम कि उनको लिख के देना पड़ेगा कि मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बांग्लादेशी हूं, मैं अफगानी हूं, मैं रेफ्यूजी हूं। वो लिख के देना पड़ेगा पेपर पे साइन करके कि मैं नागरिक नहीं हूं इंडिया का, मैं पाकिस्तानी हूं। और सोचो कि कोई एक इंडियन को जब लिख के देना पड़े कि मैं बांग्लादेशी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, वो कितनी मुश्किल बात है। और कल जाकर उसका क्या क्या मिसयूज हो सकता है। वो तो मैंने जो कहा ना पट्टा देने वाली बात, तो ये और एक पट्टा है। वो तो एक पट्टा था ही कंडीशंस, ये और एक पट्टा है डबल, कि उसने लिख के दे दिया है कि मैं इंडियन नागरिक नहीं हूं, मतलब होने के बावजूद। तो हम कहते हैं क्यों भाई? ये हो गया चौथा प्रॉब्लम। पांचवा प्रॉब्लम, सेंसस 2011 के जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये आया है, सेंसस 2011 की रिपोर्ट में, कि इंडिया में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन 80 लाख के करीब, 79 लाख पॉइंट समथिंग था, 80 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्म, अदर रिलीजन्स। ये अन्य धर्म कौन है? ये अदर रिलीजन्स कौन लोग हैं? मैंने सेंसस की वेबसाइट पे जब जाके देखा कि ये अन्य धर्म कौन है, तो देखा कि 84 धर्मों की लिस्ट दी हुई है। 84। वो 84 की लिस्ट में से सिर्फ एक है जो सीएए में शामिल है, पारसी। 83 शामिल नहीं है। जैसे मुस्लिम शामिल नहीं है, ऐसे 83 मजहब और है जो शामिल नहीं है। उसके कितने मानने वाले हैं? टोटल 80 लाख फॉलोअर्स। और अभी 2021 के इसमें तो कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ तो क्रॉस हुआ ही होगा। तो ये एक पांचवा प्रॉब्लम है, गैर मुसलमानों की बात कर रहे हो कि ये 83 धर्म वाले कहां हैं भाई? तुम लोग भी आओ, 83 धर्म वाले जो छोटे छोटे मजहब है अलग अलग, आओ तुम भी। ये हो गया पांचवा प्रॉब्लम। छठा प्रॉब्लम, सेंसस 2011 की वेबसाइट पे देखते हैं कि डिटेल में देखते हैं तो एक चीज दिया हुआ है, ऐसे तकरीबन 28 लाख लोग हैं, तकरीबन 28 लाख, जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया। माना यह जाता है ये नास्तिक, एथियस्ट लोग हैं, तकरीबन 28 लाख। तो 6 धर्म वाले हैं, तो नास्तिक लोग भी तो नहीं है। मतलब नॉन मुस्लिम्स में सिर्फ मुसलमानों को ही, ये सीएए से सिर्फ मुसलमानों को नहीं, 83 धर्म वालों को भी प्रॉब्लम है, और ये एथियस्ट लोगों को भी प्रॉब्लम है। और हकीकत ये है ना, एथियस्ट लोगों को एहसास हो गया है, इसीलिए वो लोग भी आगे आगे हैं इसमें, प्रोटेस्ट में। अक्सर एथियस्ट इसमें आगे आगे हैं, लेकिन उन्हें और क्लियरली एहसास होना चाहिए कि उनका नाम नहीं है इसमें। ये हो गया छठा प्रॉब्लम, गैर मुसलमानों की। सातवीं चीज, इंडिया है क्या? क्या ये इंडिया जैसे मिसाल के तौर पे एक ही टाइप के लोग होते हैं ना भाई, सब बंगाली लोग यहां इंडिया में रहते हैं, या सब उड़ीसा के लोग रहते हैं, सब असमी रहते हैं, या सब यूपी वाले ही इंडिया सिर्फ यूपी है, इंडिया सिर्फ बिहार है? नहीं, इंडिया में अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग जुबानें हैं, अलग अलग मजहब है। क्या चीज जुड़ी हुई है? एक सिस्टम है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को टॉलरेंस की बुनियाद पर बनाया गया है। मतलब सब लोग मिलकर रहेंगे। अगर आपने मुसलमानों को टारगेट किया, मतलब आपने टॉलरेंस को टारगेट किया। टॉलरेंस यानी रवादारी यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करना। तुमने अगर वो चीज को टारगेट किया तो सिर्फ मुसलमान टारगेट पे नहीं आएंगे, ये सिस्टम पूरा के पूरा कंट्री टारगेट पे कैसे आएगा? कि इंडिया में मैंने देखा विकिपीडिया पे कितनी जुबानें, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा जो बोलने वाले हैं, ऐसी 60 जुबानें हैं, 60 जुबानें हैं जिनके 1 मिलियन बोलने वाले। उससे अलावा बाकी कितनी सारी जुबानें हैं? आपको पता है जब कई जगहों पे जाते हैं, थोड़े किलोमीटर पे एक अलग जुबान आती है, जुबान का डायलेक्ट चेंज हो रहा है। 60 तो बड़ी जुबानें हैं इंडिया में। अगर आप बर्दाश्त करना छोड़ दो एक दूसरे को, तो ये 60 जुबान वाले साथ में रहने वाले हैं। और थोड़े दिनों पहले की बात है, थोड़े साल पहले की बात है, हम लोग तो, जो लोग उस जमाने में थे, जानते हैं कि एंटी बिहारी, एंटी यूपी वाले का एक चला था, एंटी भैया एंटी बिहारी, मालूम है ना यहाँ पे? हाँ, महाराष्ट्र वाला नहीं है, कितने लोग छोड़ के गए थे वो टाइम पे। और अभी की बात है कि असम के अंदर क्या चल रहा है, हमें बंगाली नहीं चाहिए, असामी बंगाली का प्रॉब्लम है। हाँ, जगह जगह पे प्रॉब्लम है। तो अगर आप बर्दाश्त करना छोड़ दो तो फिर क्या होगा? लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाएगा, कौमों का प्रॉब्लम हो जाएगा। मजहब 83 मजहब है ये सब, इतने सारे धर्म हैं। सिखों का क्या होगा, बुद्धिस्ट का क्या होगा, जैन का क्या होगा, हिंदुओं का खुद का क्या होगा? क्योंकि हिंदू एक धर्म नहीं है,
हिंदुइज्म के बारे में गलतफहमी लोगों में है कि हिंदुइज्म एक धर्म है। हिंदुइज्म एक धर्म नहीं है। आप विकिपीडिया पे हिंदू डिनोमिनेशंस करके देखिए, पूरे धर्मों की लिस्ट दी है जो हिंदुइज्म धर्म के अंदर शामिल है। कहीं पे रावण का पुतला जलाया जाता है और कई मंदिर है जहां रावण की पूजा होती है। हाँ, तो हम कहते हैं हिंदू खुद क्या मिलके साथ में रह पाएंगे? दूसरे, अगर मिलने वाली जो चीज है, जोड़ने वाला, जैसे अगर फेविकॉल निकाल दो, हाँ, तो सिर्फ मुसलमान नहीं गिरने वाले, सबके सब, मतलब यहां पे क्या जो जोड़ने वाली चीज है वो हटा दोगे, पूरी कंट्री को प्रॉब्लम है। ये हो गया 7वां प्रॉब्लम। 8वीं चीज है कि हम क्या देखते हैं कि यही गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह का एरोगेंस है, अहंकार, कि भाई नोटबंदी किए, सब लोग परेशान थे, रो रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लोग बोलते रह गए कि अभी शायद गवर्नमेंट चेंज कर देगी माइंड, कोई माइंड नहीं चेंज करती है गवर्नमेंट। और जीएसटी आई, ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट किया, बंद किए, कुछ भी जीएसटी में चेंज नहीं किया, कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, लेकिन नहीं चेंज किया। और यही गवर्नमेंट अब फिर से यही कानून लेके आएगी जिसमें कंट्री के लिए बर्बादी है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर कुछ तुम्हें नहीं समझ में आता है, गैर मुसलमानों से कह रहे हैं, तो कम से कम इतना समझो कि ये गवर्नमेंट जो गलत पॉलिसीज करती है, इसका ये अहंकार एक बार टूट गया है। एक बार ये अहंकार टूट गया है ना, तो कल की हमारी जो गवर्नमेंट होगी ना, वो थोड़ी हम्बल होगी, जो कंट्री के लोगों के प्रॉब्लम को समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करेगी। हम इनसे भी कहते हैं गवर्नमेंट से कि तुम इंसान हो भाई, तुमसे हो गई गलती, तुम भी माइंड चेंज करो, ये तुम्हारे लिए भी बुरा है, पूरी कंट्री के लिए बुरा है, और ये चीजों से कंट्री को बांट कर बर्बाद करना एक बहुत बुरी चीज है। तो ये मैंने कुछ बातें बताई खास नॉन मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग सब यहां जमा हैं और ये बात ऑनलाइन भी जा रही है कि आगे करना क्या चाहिए, इसके आगे करना क्या चाहिए, बस कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सही बात क्या है ना, इसके अंदर चंद चीजें करनी चाहिए। फर्स्ट चीज, पहली चीज जो ये करनी चाहिए, और ये बात मैं यहां कह रहा हूं और इस उम्मीद से कह रहा हूं, अल्लाह से दुआ करते हुए कह रहा हूं कि इस बात का कोई असर हो जाए। हमारे पास सिर्फ 2 महीने बीच में बाकी है, फरवरी मार्च। ये 2 महीने में सारे के सारे मुसलमानों के फिरके, सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म वालों के भी, जितने गुरु है, जितने वो है, सबके, जितने लोग इंसाफ को पसंद करते हैं, सबके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका स्टेटमेंट आना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर, जितना जल्द है उतना अच्छा, कि एनपीआर को 100% बॉयकॉट करना है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को 100% बॉयकॉट करना है। 3 करोड़ लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे, डालना है ना तो पूरे 135 करोड़ को डालो डिटेंशन सेंटर में। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे, डॉक्यूमेंट नहीं दे बोलना बंद करो भाई, कोई भी डिटेल नहीं लिखा है। मतलब घर घर जब आएंगे ना, घर घर पूछेंगे डिटेल, हर घर में यही जवाब मिले, हम लोग डिटेल नहीं देंगे, हर घर में, हर घर में। और सही बात क्या है ना, मिलके करेंगे ना, सबके सब बचेंगे इंशाल्लाह, सबके सब बचेंगे। और अगर कट गए, बट गए ना, सबके सब बर्बाद होंगे। ये क्लियर बात है। कोई ये ना सोचे मुझे कुछ नहीं होगा, बेवकूफ हो तुम अगर वो सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सही बात क्या है, मिलके करेंगे ना, सबके सब बचेंगे इंशाल्लाह। और अगर बढ़ गए ना, सबके सब बर्बाद होंगे। मिलके करना है यहां पे स्टेज पर, ये बहुत अहम बात है। अब ये बात मैं और आप यहां बैठ के करेंगे ना, तो उससे होगा नहीं। इसीलिए मैं दुआ कर रहा हूं, हम लोग थोड़ी सी बात यहां कर रहे हैं, लेकिन काश की ये बात हमारे सारे के सारे बड़ों तक पहुंच जाए ये बात, और सबके सबसे स्टेटमेंट निकल आया कि एनपीआर को हमें बॉयकॉट करना है, घर घर में बॉयकॉट करना है, एक एक आदमी बॉयकॉट करना है। यही सोल्यूशन है। सब मिलके रहेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देगा, वो तो बात है, कोई भी डिटेल नहीं देगा एनपीआर में, कोई भी डिटेल नहीं देगा। हां, यही सोल्यूशन है। और मैं एक चीज देख रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, पावर स्टेशन से आती है नीचे घरों तक। यहां पे क्या हो गया ना, जो बड़े बड़े लीडर्स टॉप पे है ना, उनसे पावर आ ही नहीं रहा है, यहां पावर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बोलने की बात ये कह रहा हूं कि जहां पे आपको जो पावर अल्लाह ने दिया है ना, ऊपर तक पावर पहुंचा करके ये बात हासिल करने की कोशिश करो बड़े बड़ों से कि तुम्हें अल्लाह ने बड़ा बनाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुम्हारी तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए सारे तुम्हारे मानने वालों के लिए कि कोई भी डिटेल नहीं देगा, कोई भी डिटेल नहीं देगा। एक मैं आपको मिसाल देता हूं, अफ्रीका में ब्लैक्स के ऊपर बहुत जुल्म होता था। उन्हें ना सिर्फ ब्लैक्स को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके घूमना पड़ता था। नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, खुद का रजिस्ट्रेशन कार्ड फाड़ डाला पब्लिक में। आप मैं रजिस्ट्रेशन कार्ड हम लोग बताएंगे ही नहीं, जो करना कर लो, जेल में डालना डाल लो। ब्लैक्स ने, सबने फाड़ा। एक स्टेज ऐसा भी आया कि साउथ अफ्रीका में ये लोगों की गवर्नमेंट फिर बाद में, हाँ, ये चीज ऐसी है ना कि इसके अंदर साथ में रहेंगे ना तो बचेंगे,
साथ में नहीं रहेंगे ना, डर डर के आदमी बोले मैं अपनी जान बचाऊं भाई, तो तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। सुनन अबू दाऊद की सही हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। हाँ, तो ये बात है भाई, ये जो रिश्ता है। तो चलो, तो बात क्या हो गई? फर्स्ट थिंग, एनपीआर का टोटल बॉयकॉट का कॉल आना चाहिए, चाहिए। बहुत अफसोस की बात होगी अगर हम लोग नहीं करें तो, बहुत अफसोस की बात होगी। मेरे भाइयों, करंट पहुंचाओ ऊपर, पावर स्टेशन तक पावर पहुंचाओ, वहां पे पावर की भी जरूरत है, वो भी इंसान है। और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है भाई, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सेकेंड चीज, स्टेट गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट खुद इसको बंद करें, एनपीआर को ना करें। 11 स्टेट्स ने तकरीबन कहा था कि हम लोग एनआरसी होने नहीं देंगे, लेकिन एनआरसी हो ही नहीं रहा है अभी ये स्टेज पे, एनपीआर हो रहा है। एनपीआर के ताल्लुक से वाज़ेह स्टेटमेंट सिर्फ 3 गवर्नमेंट्स की तरफ से आया है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से आया है, केरला से आया है, और आज जाकर तमिलनाडु की गवर्नमेंट से आया है। और जो लोग कह रहे हैं ना पंजाब वगैरह, तो अभी तक एनपीआर नहीं होगा, ये क्लियर स्टेटमेंट चाहिए। हो सकता है मेरी नॉलेज में मिस्टेक हो, लेकिन अभी तक एनपीआर का सब गवर्नमेंट से नहीं आया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट से अभी तक, जो स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, वहां से भी क्लियर एनपीआर नहीं होगा, ये बात नहीं आई है। और ये आनी चाहिए जल्द से जल्द, ये आनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने की कोशिश करें। स्टेट गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है, कोई भी बाकी नागरिक, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके समझ, सबके फायदे की बात बता रहे हैं कि ये कानून किसी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी, किसके लिए अच्छा था? मुसलमानों के लिए अच्छा था कि हिंदुओं के लिए अच्छा था? किसी के लिए अच्छा नहीं था। तो ये सबके लिए बुरा है। तो ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड चीज मेरे भाइयों, प्रोटेस्ट के इफेक्टिव अच्छे तरीके जहां जहां है, उसमें आप लोग जुड़िए, मोबिलाइज करिए। एक आदमी जो समझदार आदमी हो, एक आदमी जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो, कईयों पे भारी है पीसफुल मेथड्स के साथ, अमन के साथ, जरा भी अमन सलामती डिस्टर्ब ना हो, प्यार मोहब्बत डिस्टर्ब ना हो। हमारा अमन वाला पैगाम है, हम अमन के लिए खड़े हैं। और याद रखो, सच्चाई में बहुत बड़ा पावर होता है, जगह जगह पे ये चीज होना चाहिए। अब एक इफेक्टिव मेथड शाहीन बाग वाला दिखा है, जगह जगह पे हो रहा है, किए हैं लोगों ने। कहां पे क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से करो। आपको अल्लाह ने एक स्मार्टफोन दिया है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, 30 सेकंड की बात बोल दो अपनी। आप अपनी बात तो बोल दो कि मैं अपोज कर रहा हूं, अपनी बात बोलो, 2 बात बोल दो, कोई भी रेडिकल बात नहीं बोलना, लेकिन अच्छी बात बोल के डालो अपना स्टेटस, वीडियोस डालो, ये सब प्रमोट करो। अरे आज तो ऐसा मामला है, कई लोग तो लाइक करने से भी डरते हैं। ऐसी हमारी जो वीडियोस है ना, लाइक बटन दबाने में डर लगता है कि अरे शायद नजर होगी तो। हाँ, लेकिन क्या है, उस शेर वाली मिसाल याद है ना भाई, शेर आ रहा है, तुम भाग रहे हो, लेकिन बच्चों को छोड़ रहे हो ना। यहाँ पे तुम्हारा ये डरना तुम्हारे लिए, तुम्हारे कौम के कम से कम 3 करोड़ लोगों के लिए, पूरे इंडिया के कम से कम 13-15 करोड़ लोगों के लिए, कम से कम। हायर एस्टिमेट ज्यादा के है, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी वगैरह भी बहुत है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोटेस्ट में जुड़ना चाहिए पीसफुल मेथड से, अमन के साथ। मेरे भाइयों, आप सबके सामने बात रख रहा हूं, और लास्ट में कह रहा हूं कि ये सब जो हो रहा है ना, ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। ये सब जितना हो रहा है ना हमारे साथ, ये बीजेपी को किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह की मर्जी के बगैर आ गए लोग। हाँ, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आए, अल्लाह ने इनको मुसल्लत किया है। क्यों? एक वजह ये है, बुनियादी वजह ये है, हम लोग दीन से दूर हैं, तो हम लोगों को दीन के करीब आना चाहिए। और हमने ये लोगों को दीन का पैगाम नहीं दिया है। मुसलमानों ने गैर मुसलमानों को इस्लाम का पैगाम नहीं दिया है। बहुत अफसोस की बात है, वो लोगों को इस्लाम क्या नहीं पता है, इसलिए तो बहुत सारे लोग उनमें नफरत कर रहे हैं। हकीकत ये गवर्नमेंट सिर्फ हवा में नहीं है, उसके पास बेस है। ऐसे लोग जो नफरत में पले बड़े हैं, नफरत में उनको पिलाई गई है, क्योंकि हम लोग तो कुछ दीन का पैगाम पहुंचाते नहीं है कि इस्लाम क्या है। और उसका रिजल्ट है ये जो आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे ना, कि बद्दुआ, दुआ करना, अल्लाह से दुआ करो। लेकिन आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि जो प्रॉब्लम हमारी वजह से आया है, हाँ, वो प्रॉब्लम में हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है जब तक हम दावत ना दें। इस्लाम की दावत पहुंचाना है। मैं आपको एक मिसाल देके खत्म करूंगा कि अभी मैं लास्ट वीक में एक वीडियो देख रहा था कि नफरत वाली वीडियो थी, नफरत फैलाने वाली वीडियो थी, और ऐसी सैकड़ों की तादाद में वीडियोज है। ये अकबर बादशाह के खिलाफ थी। आमतौर पर अकबर बादशाह को बहुत अच्छा पॉजिटिवली देखा जाता है, अकबर बादशाह के खिलाफ थी। उसमें वीडियो में बातों में एक बात स्पीकर ने कहा, और ये वीडियो के आधे मिलियन, 500 मिलियन व्यूज है। उसने कहा कि मुसलमानों में मिलने का सिस्टम है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अकबर बादशाह ने एक सिस्टम शुरू किया अल्लाहु अकबर का। अल्लाहु अकबर का मतलब है अकबर ही अल्लाह है, वो स्पीकर बोल रहा है। हाँ, ना उसको हिस्ट्री की नॉलेज है, ना उसे इस्लाम की नॉलेज है, और ऐसी ऐसी बातें फैला रहे, बोले कि अकबर ही अल्लाह है, अल्लाह अकबर। अकबर बादशाह ने शुरू किया। देखो, कहीं हम लोगों को इस्लाम का कोई पैगाम हमने दिया है? कैसे उटपटांग चीजों को भी इतने सारे लोग मानते हैं, कोई उसे गलत समझता है, नहीं समझता है।
इस्लाम के नाम में क्या क्या चीजें वो समझते हैं, वो क्या समझते हैं हम लोग कौन लोग हैं भाई, हम जाके बताएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा ना। मैंने एक वीडियो बनाई और बहुत दिल से बनाई थी वो वीडियो, इंडियन मुस्लिम्स का क्या दोष। उसके अंदर 6 मिनट में मैंने पूरा इस्लाम का तारुफ दिया था। इस्लाम का तारुफ दिया था कि इस्लाम है क्या, कि भाई तुम जिस चीज का हमें दोष दे रहे हो इस्लाम क्या है जरा देखो तो सही। नफरत भी करना है तो तुम्हें मालूम तो होना चाहिए किससे नफरत कर रहे हो। आप सबको भी कह रहा हूं, i+ TV के यूट्यूब पर ये वीडियो है, इंडियन मुस्लिम्स का क्या दोष। ये 6 मिनट की वीडियो में पूरा इस्लाम का तारुफ है, एक इंट्रोडक्शन। हो सके तो आप भी देखिए और ये फॉरवर्ड करिए खास तौर से गैर मुसलमानों को। ये एक कोशिश है, ऐसी बहुत सी कोशिशें हैं हम लोगों को इस्लाम का पैगाम तक पहुंचाना, ये बुनियादी हो जाए। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको दीन पे कायम रहने की तौफीक दे, अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे, सही कदम सही एक्शंस के साथ हमें आगे बढ़ाने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।